नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है जिसमें बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। यह कहानी सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें मानवीय संवेदना और जीवन जगत के मूल्यों को जोड़ा गया है। हामिद एक कम उम्र का लड़का है जिसके माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी दादी के पास रहता है। संघर्ष से पलते हुए वह अपने बचपन की ख्वाहिशों के बावजूद अपनी दादी का ख्याल रखता है और ईद के रोज़ ईदगाह से लौटते हुए जब सब बच्चे अपने लिए खिलौने खरीद रहे होते हैं तो वे अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वह जानता है कि रोज़ाना रोटी बनाते वक्त दादी का हाथ जल जाता है। कितनी मानवीय संवेदना है इस कहानी में। और एक बड़े लेखक का कथन है कि पढ़ना है कि कमाना है, ये हालात तय करते हैं और व्यक्ति की परिपक्वता जो है उसकी परिस्थितियाँ और उसका संघर्ष तय कर देता है। तो यहाँ हामिद जो है बचपन में ही परिपक्व और एक बूढ़े व्यक्ति की तरह जो है वह व्यवहार करता है इस कहानी में। यह कहानी बेहद नाजुक कहानी है जो एक खूबसूरत नर्म एहसास को समेटे हुए है। यह कहानी संदेश देती है कि ज़िंदगी का मतलब ख्वाहिशों के अलावा भी कुछ और भी है। किसी दूसरे के दर्द, उसके एहसास को अनुभव करना भी जरूरी है। ईद सिर्फ एक पर्व नहीं है, यहाँ भाईचारा, शांति, दया, करुणा, उसके बाद अच्छाई का प्रतीक है। अगर एक तरह से देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों की भावनाओं को जिस प्रकार जो है पेश किया है वह बेमिसाल है। और एक हामिद के माध्यम से उन्होंने कहानी को जो रूप दिया है, जो कलेवर दिया है, वह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। अगर आपको ईदगाह के संदर्भ में अगर आलोचनात्मक रूप में अगर कुछ कहना हो तो मेरी दो लाइनें हैं जो आपको जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें समेटे हुए हैं कि ईदगाह कहानी मानवीय संवेदना, बाल मनोविज्ञान, आर्थिक विषमता, प्रशासनिक विफलता एवं सामाजिक मूल्यों के ह्रास को दर्शाने वाली कहानी है। ये मेरी पंक्ति है ईदगाह के संदर्भ में, और इसमें ईदगाह के समुचित विशेषताओं को समाहित कर दिया गया है। ईदगाह कहानी के कथ्य को अगर हम कथ्य पर विचार करें तो हम पाते हैं कि यह कहानी रमज़ान के हुमस भरे 30 दिन के रोज़े से प्रारंभ होती है। इस कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद जी जो है वो एक तरह से कहानी को जो प्रेमचंद जी जो बुनावट करते हैं, तो अगर हम देखें तो अगर आलोचनात्मक रूप में हम कहें तो ईदगाह कहानी अपने परिवेश के विशेषताओं को का कारण तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही बाल मनोविज्ञान, मानवीय संवेदना और जीवनगत प्रश्नों के, संकेतात्मक प्रश्नों के अनेक प्रसंगों को उद्घाटित करने के कारण उसे विशिष्ट कहानियों में से एक माना गया है। कहानी का प्रारंभ जो है रमज़ान की गर्मी और उसके उमस भरे 30 रोजे के बाद जब ईद आती है तो मुसलमान परिवार में उसके प्रति बेहद उत्साह देखा जाता है। वैसे तो सभी त्योहारों के प्रति सभी लोगों का उत्साह होता है, परंतु ईद अन्यास ही नहीं आती। उसे तो उन कष्टकारक दिनों में भूखा प्यासा रहकर प्राप्त करना पड़ता है। त्योहारों के आने पर सबसे अधिक उत्साहित बच्चे होते हैं। दादी माँ की गोद में पलने वाले अनाथ हामिद को भी ईद का बेहद इंतजार है। बड़े बूढ़े के साथ बालकों का दल जो है शहर के ईदगाह की ओर चल देता है। शहर पहुँचते ही शहर का अजनबीपन और अनोखापन उन्हें आकर्षित करने लगता है। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर, यहाँ की सभी चीज़ें बच्चों के परिवेशगत अनुभव से परे दिखती है, फिर भी वो हार मानने का नाम नहीं लेते। यदि कॉलेज में दाढ़ी मूछ वाले इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ने जाते हैं तो इस बात
के महत्व को अपनी ही सीमाओं में अपने महत्व के साथ जीने वाला हामिद यह कहकर झुठला देता है कि उसके मदरसे में रोज़ मार खाने वाला, काम से जी चुराने वाले बड़े लड़के पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। क्लब घर के शाम में बड़े बड़े साहब और मेम खेलने आती है। एक बात सबके सामने आती है, हमारी अम्मा को दे दो, क्या नाम है बैठ, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए, यह एक आशंका है। परंतु यह भी क्या बात हुई, बाल मन इतनी जल्दी अपनी हार कैसे मान लेता। पराजय भाव को नकारने वाले अनेक तर्क उभर आए। अम्मा मानो आटा पीस डालती है, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। उसके बाद है, किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना हो तो आंखें तले अंधेरा छा जाए, और खुली गाय को पकड़ने के लिए अम्मा कितनी तेजी से दौड़ती है। ये मतलब जो है कहानी के मध्य परिवेश में है। बाल मन अपने प्रश्नों का हल स्वयं ढूंढ लेता है, कहीं तर्क से, कहीं विश्वास से, कहीं समझ से। चौधरी के पास इतना धन इसलिए है क्योंकि उसने जिन्नातों को काबू करके रखा है। कानूनी व्यवस्था की समझ इन बालकों में को किसी से कम नहीं है। मोहसिन कहता है कि यह कांस्टेबल हम पहरा देते हैं, अजी हजरत ये चोरी कराते हैं, शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। वर्तमान स्थितियों में भी यह बात प्रासंगिक है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद जी धीरे धीरे हमें उन बिंदुओं की ओर अग्रसारित करते हैं जो इस कहानी की मूल संवेदना। हामिद के सभी दोस्तों के पास हामिद से ज़्यादा पैसे हैं, पर उसके पास केवल 3 पैसे हैं। कहानी में जो है मेले में जो है आकर्षण की अनेक वस्तुएं हैं। जमीन आसमान की सैर कराने वाला हिंडोला, चरखी, 1 पैसे में 25 चक्कर वाला देने वाला मिट्टी के मुंह बोलने वाला खिलौना, सिपाही के गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। महमूस सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है, समी धोबिन खरीद लेता है। हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, पर लालच भरी नज़रों से वह उन्हें देखता भी है। आगे जो है कहानी में, खिलौने के बाद जब मिठाइयों की दुकान आती है तब अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ लेते हैं सभी लोग। हामिद अपनी बिरादरी से अलग है, उसके दोस्त उसके साथ बड़ा क्रूर मजाक करते हैं। वह ललचाता है, क्रोधित होता है, फिर उसमें से अपने लिए तर्क की अमिट रेखाएं भी खींच लेता है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। पूंजी प्रदर्शन के सभी निर्लज प्रयासों के मध्य हामिद अपने जमा 3 पैसों से दादी अम्मा के लिए चिमटा खरीद लेता है। एक ओर है चमक दमक जुबान का चटखारा और राग रंग, और दूसरी ओर गहन मानवीय संवेदना, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सरेगा, फोरा फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जुबान चटोल हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, हजारे दुआएं देगी। चिमटा कितने काम का चीज़ है, रोटियों तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। संपन्नता के सभी दिखावों के बीच चिमटा श्रम का सार्थक प्रतीक बन जाता है। एक ओर मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। चिमटा और सारे खिलौनों को नष्ट कर देता है। वह बहादुर चिमटा आग, पानी, आंधी, तूफान सब में बराबर डटा रह सकता है। यानी एक तरह से हामिद के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उस समय के पारिवारिक गरीबी और लोगों में अभाव को जो है वो दर्शाने का, आर्थिक विषमता को दर्शाने का प्रयत्न जो है प्रेमचंद जी द्वारा किया गया है। घर पहुंचते पहुंचते सारे खिलौने टूट गए। हामिद का चिमटा बड़े काम का निकला। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी कि आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यह कहानी जो है
उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। कहानी का मूल उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करना है। इस उद्देश्य तक पाठक पहुंचने में लेखक पूर्णतः समर्थ सिद्ध हुआ है। दूसरा उद्देश्य गरीबी और अमीरी को रेखांकित करना है। अमीना और हामिद जिस तरह से गरीबी के शिकार हैं, उसी तरह भी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। उन लोग इससे उबर नहीं पाए हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटियों के लिए मोहताज है। गरीबी हो या अमीरी, सदैव समान स्थिति में रहना चाहिए। हामिद पर गरीबी का असर नहीं होता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। हमें भी हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी जो है मतलब जो है सफल कहानी है और उत्कृष्ट कहानी है। देखा जाए तो ईदगाह कहानी एक तरह से बाल मनोविज्ञान, बालक मन पर प्रभाव जो है अभाव का क्या पड़ता है और उसकी परवरिश और उसके अभाव से व्यक्ति में कितनी जल्दी परिपक्वता आ जाता है, इसको भी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। तत्कालीन समाज की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साथ ही प्रशासनिक परिस्थिति, मानवीय संवेदना, इन सभी पर प्रेमचंद जी की पैनी दृष्टि जो है इस कहानी में पड़ी है। इस कहानी की प्रसिद्ध पंक्तियां हम आप लोगों को एक एक करके बोल देते हैं, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कि पहली पंक्ति है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। ये पहली पंक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इस मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इनके पास इतने रुपए आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे सोए। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है। रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ये चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है। पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक बार यही प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र एक समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने के से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। ये छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। सातवीं महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा है, बंदूक हो गई, हाथ में लिया, फकीर का चिमटा गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने काम ले सकता हूँ।
एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये चिमटा की विशेषताओं का उल्लेख जो है इसमें हामिद करता है। और इस पंक्ति को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये 7वीं पंक्ति है। 8वीं पंक्ति है इस कहानी की कि अगर कोई शेर आ जाए मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा एक बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। ये चिमटा की विशेषता जो है हामिद जो है 8वीं पंक्ति में बताता है। अंतिम पंक्ति है और महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की कि अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी, हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इस प्रकार जो है इस कहानी के महत्वपूर्ण कथ्य और पंक्तियाँ समाप्त हो गई। और इसके आगे जो है इस कहानी में आपको जानना है इस कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो है अमीना है, एक मुस्लिम वृद्ध स्त्री है तथा हामिद की यह दादी है। दूसरे जो पात्र है वह हामिद है, वह कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी आयु 4-5 वर्ष है तथा उसके माता पिता मर चुके हैं, दादी उसका पालन पोषण करती है। और अन्य पात्र हैं इस कहानी के महमूद, नूरे, मोहसिन, शम्मी, चारों हामिद के दोस्त हैं, चौधरी, कयामत अली, आबिद, फहीमन आदि जो है इस कहानी के अन्य पात्र हैं। अब जो है आखिर में हम प्रेमचंद के परिचय के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। हिंदी के कथा सम्राट, प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे। उनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 ईस्वी में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दिया। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर अंक 1910 में प्रकाशित हुई थी। और प्रेमचंद नाम जो है दया नारायण निगम ने दिया था। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न एवं मध्य वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी है। इनके प्रेम प्रतिमा, इसमें जो है प्रमुख जो है कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर आदि है। मानसरोवर भाग 1 में संकलित बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट कहानी है जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ईदगाह कहानी समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को कहानी वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों और अपने दोस्तों में इसको प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाएं। और आप लोग अगर हमारे साथ आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सहयोग करते हैं
तो मैं आप लोगों को नेट से संबंधित एक ऐसा मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा जिसमें से अधिकतर प्रश्न जो है आपको नेट में आ जाएगा। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से 80% अगर 10 क्वेश्चन कहानी से पूछा जाएगा तो 8 से 9 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और अगर इसको अपने दोस्तों में प्रसारित करते हैं, जितने व्यूवर्स बढ़ेंगे तो फिर मैं लाइव आकर आपका वर्ग जो है ले लूँगा और उससे आप लोग लाभान्वित होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आप लोगों को मतलब जो है आगे बढ़ने में सहूलियत हो। तो आप सभी विद्यार्थियों से और मेरे व्यूवर्स से और पाठकों से, विद्यार्थियों से और अन्य लोगों से मेरा मतलब दिली आग्रह है, हृदय से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे यूट्यूब चैनल लिंक को भेजें, जिससे मैं आप लोगों को जो है और भी मतलब जो है ऊर्जा के साथ आप लोगों का वर्ग ले सकूं। धन्यवाद।